आखिर यह यातना कब तक सहता। तबादले के लिए प्रयत्न किया, आदेश मिल गया। थोड़ा जी हल्का हुआ, सोचा बात कुछ सुलझेगी। शाम को घर गया तो महिमा को तबादले का समाचार दिया। मैं जानता था उसे अच्छा नहीं लगेगा, किंतु मन में यह जिज्ञासा तो थी ही कि इस अंधी निर्णयहीनता की स्थिति में कोई निर्णय तो उभरेगा या उसके लिए कोई रास्ता तो बनेगा। समाचार सुनकर महिमा चुप रही। मैंने कहा, चलो अच्छा हुआ, एक ही शहर में रहते रहते जी उब जाता है, कुछ नई हवा तो मिलेगी। शहर बदलने से क्या फर्क पड़ता है, सभी शहर एक से होते हैं। गंभीर स्वर में महिमा बोली। हाँ, शहर एक से होते हैं, किंतु नए संबंध तो बनते हैं, अनुभवों का विस्तार तो होता है। जो भी हो, मैं तो नहीं जा पाऊंगी वैभव। क्यों? मैं भी राधा महिला कॉलेज में लेक्चरशिप के लिए प्रयत्नशील रही हूँ और प्रिंसिपल ने मुझे आश्वस्त किया है कि इस महीने के अंत तक मुझे मिल जाएगी। तुम अकेली रहोगी? नहीं, हॉस्टल में मुझे जगह मिल जाएगी। तुम्हारे जाने के बाद वहीं चली जाऊंगी। लेकिन तुम्हें नौकरी करने की क्या आवश्यकता थी? तुम जानती हो कि मैं सरकारी नौकरी में हूँ और यह नौकरी परिवर्तनशील है। हाँ, सो तो जानती हूँ, किंतु मेरी सार्थकता एक अफसर की बीवी बनकर रह जाने भर भी तो नहीं। अपनी अभिव्यक्ति के लिए मुझे कुछ चाहिए तो। तुम्हारी अभिव्यक्ति के लिए तुम्हारी कला तो है, लेकिन मेरी साहित्य शिक्षा की अभिव्यक्ति के लिए भी तो कुछ चाहिए। घर में बैठकर दिन रात चित्र तो नहीं बना सकती। लोगों के बीच रहकर ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान बड़ी जीवंत अभिव्यक्ति है वैभव। हाँ, सो तो है। मेरे मन में एक कड़वी बात आई और चाहा कि कह दूं, लेकिन आज तक मैं यही तो नहीं कर सका। ना जाने क्या है महिमा मैं उसके प्रति कटु हो ही नहीं पाता और चाहता हूँ कि किसी प्रकार वह मेरी ही बनी रहे। महिमा, कलात्मक देह और कलात्मक मन। जब पिताजी कुंडली मिलवाने गुरुजी के पास गए थे तो गुरुजी खुशी से उछल पड़े थे। कारण यह था कि हम दोनों अलग अलग उनके प्रिय शिष्य रह चुके थे। गुरुजी कॉलेज में पढ़ाते हैं और ज्योतिषी में भी उनकी गहरी पैठ है। खाली समय में वे ज्योतिषी का भी काम करते हैं और जन्म पत्री भी बनाते हैं, किंतु कुछ खास लोगों की ही। पिताजी ने कहा, गुरुजी जरा दोनों जन्म पत्रियां मिलाकर तो देखिए। गुरुजी भावुक होकर बोले थे, मैं दोनों को जानता हूँ, दोनों बहुत अच्छे और नेक बच्चे हैं। अच्छे लोगों के बीच अच्छाई स्वयं दृढ़ सूत्र बन जाती है। फिर भी मैं मिलाए दे रहा हूँ। जन्म पत्रियां देखकर प्रसन्न भाव से बोले थे, बहुत अच्छी मिल रही हैं। पिताजी प्रसन्न भाव से घर आ गए थे। उसके बाद मैंने और महिमा ने एक दूसरे को देखा था। तिथि एक सुगंधित अनुभव बनकर मेरे भीतर छा गई। मुझे बताया गया था कि वह साहित्य में एमए है और चित्रकार भी है। वह चित्रकार तो है ही, मुझे तो वह स्वयं विधाता के अनुपम चित्र सी लगी। हर अंग अपनी अपनी छवि के उत्कर्ष में और सारे अंगों में एक मोहक संतुलन। फिर शरीर और मन में संतुलन। शरीर और मन का संतुलन, उसे अभी कहाँ जाना। क्यों नहीं, जो बढ़िया चित्रकार हो और स्वयं एक सुंदर चित्र हो तो तन मन का संतुलन हुआ कि नहीं। वैसे इतनी जल्दी तन मन के संतुलन का निष्कर्ष निकाल लेना बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती, किंतु महिमा के आगे बुद्धिमानी का अस्तित्व कहाँ ठहरता और अब तक कहाँ ठहर रहा है। मैं विज्ञान का छात्र हूँ, आईएएस हूँ, बुद्धिवाद से मेरा सहज लगाव है, लेकिन महिमा के संदर्भ में मेरा बुद्धिवाद पंगु हो जाता है और मेरे भीतर एक भावुक कलाकार जन्म ले लेता है जो महिमा के सिवा और कुछ देखता समझता नहीं है। शादी के बाद महिमा के साथ होना एक ऐसा अनुभव था जिसे कोई नाम नहीं दे सकता। ये दिन हम लोगों के लिए वसंत होने के दिन थे। हंसते खिलखिलाते हुए, महकते और महक लौटाते हुए, हवा की तरह उड़ते उड़ाते हुए साल कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। एक दिन महिमा ने कहा, वैभव तुम कितने अच्छे हो। साल भर के बीच महिमा के मुंह से कभी भी यह शब्द नहीं निकला था। आज यह शब्द कुछ अटपटा सा लगा। एक दूसरे में समाकर तन्मय जीवन जीने, उसके सुगंधित आनंद का अनुभव करने की प्रक्रिया में जीवा चुप रहती है। वहाँ तो मौन भाव से आंखें बोलती हैं, मन बोलता है। जहाँ जीवा बोलना शुरू करती है, लगता है भीतर का रस कुछ कम हो रहा है। तुम कितने अच्छे हो वैभव, महिमा ने फिर दोहराया। पता नहीं कैसा हूँ, पर इतना जानता हूँ कि तुम्हारा हूँ। ओ स्वीट डार्लिंग, कहकर महिमा गले से झूल गई थी, लेकिन मैं ऊपर से हंसता हुआ भी भीतर से उदास हो आया था।
अब वह प्रायः मेरी प्रशंसा करने लगी, लेकिन मुझे लगने लगा कि उसके प्रगाढ़ सानिध्य में कुछ विरलता और ठंडापन आने लगा है। वह कम मिलती है और मिलती है तो बस प्रशंसा करती है, और जब मैं उसका उष्म सहचर्य चाहता हूँ तो किसी बहाने उठकर कहाँ चली जाती है। फिर वह किसी न किसी बहाने बार बार मायके जाने लगी। महिमा, बार बार मुझ गरीब को क्यों अनाथ कर जाती हो? मैं हंसी हंसी में पूछता। एक पति के अधिकार से मैं उसके मायके जाने का, कहीं जाने की स्वतंत्रता को बाधित तो नहीं कर सकता था, लेकिन उसके इस व्यवहार का दर्द तो अनुभव करता ही था। उसे विनोद भरे पलंब में व्यक्त कर देता था। तुम कहाँ अकेले हो वैभव? इतने बड़े अफसर हो, तमाम अफसरी नौकरों और लोगों से घिरे हुए, तुम भला कैसे अनाथ हो सकते हो? वह भी हंसकर उत्तर देती। यह उत्तर मुझे बहुत व्यावसायिक सा लगता और मैं मन ही मन सहम जाता था। महिमा, तुम साहित्यिक हो, कलाकार हो, क्या तुम्हें बताना पड़ेगा कि पत्नी के साथ तथा लोगों के साथ में क्या अंतर होता है? वह हंस पड़ती, जिसका कुछ भी मतलब निकाला जा सकता था। मुझे भीतर ही भीतर शिकायत होने लगी कि महिमा मेरे प्रति क्रूर होती जा रही है, मगर क्यों? और तब यह भी लगने लगा कि महिमा कहीं कुछ परेशान सी है। उसके सारे ऊपरी सपाट आचरण के पीछे कोई बात है जिसे लेकर वह बेचैन सी लगती है, मगर मुझसे कहती नहीं है। मैं बार बार उसके प्रति अपने व्यवहार की समीक्षा करता। मेरा कोई आचरण उससे तकलीफ तो नहीं दे रहा है, लेकिन मैं ऐसा कुछ पकड़ नहीं पाता। मेरे लिए वह परम प्रियता थी। मैं तो उसे किसी भी स्थिति में किसी भी तरह हर्ट नहीं कर सकता था, किंतु हो सकता है जाने में ही मैंने उसका जी दुखा दिया हो। महिमा, मैंने कहीं तुम्हारा जी दुखाया है क्या? क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उसने चौंक कर उत्तर दिया। नहीं, ऐसे ही। मुझे न जाने क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें उतना प्रसन्न नहीं रख पा रहा हूँ जितना रखना चाहिए। नहीं वैभव, तुम तो बहुत अच्छे हो। तुम्हारे जैसा पति पाना तो किसी भी स्त्री के लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन किसी स्त्री के दामन में सौभाग्य न समाये तो उसमें पति का क्या दोष? कहकर वह हंसी, लेकिन उस हंसी में एक उदासी स्पष्ट देखी जा सकती थी। क्या बात है महिमा? कुछ भी तो नहीं। तुम इस तरह क्यों पूछ रहे हो? मुझे लगा नहीं, कोई बात जरूर है जिसे वह खोलना नहीं चाहती। एक दिन हम लोग कमरे में निश्चिंत होकर बैठे थे, काफ़ी अच्छे मूड में थे। बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी। महिमा ने पूछा, कॉफ़ी पियोगे? नहीं, इच्छा नहीं। मेरी खातिर? तुम्हारी खातिर तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ डार्लिंग। वह कॉफ़ी बनाकर लाई। हम सिप करने लगे। क्यों डियर, क्या हम मित्रों की तरह नहीं रह सकते? महिमा ने लापरवाही दिखाते हुए कहा। क्यों, क्या हम अमित्रों की तरह रह रहे हैं? मैंने कहा, किंतु मनी में सोचा, यह कैसी अटपटी बात कर रही है महिमा। वह खिलखिलाकर हंसने लगी, लेकिन मुझे लगा यह खिलखिलाहट भीतर से नहीं फूट रही, किसी बात का आवरण है। सच पूछो महिमा, तो पति पत्नी सच्चे मित्र भी होते हैं। दास दासी या पूजक पूज्य का संबंध तो विकृत सामंती मनोवृत्ति की देन है। वास्तव में पति पत्नी में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, दोनों को अपनी अस्मिता है, और फिर दोनों समान भाव से दोनों के लिए हैं। तुमसे बढ़कर मेरा मित्र और कौन हो सकता है? सो तो है, परंतु मैं यह नहीं कह रही थी। तो क्या कह रही थी? जो कह रही थी उसे बताओ। अरे छोड़ो डियर, बस कॉफ़ी पिए। मैं भी ना जाने क्या क्या बकबक करने लग जाती हूँ। मैं कॉफ़ी तो पी ही रहा था। मैंने महिमा के मुँह की ओर देखा। लगा कि वह फिर कोई बात कहते कहते झटके से कॉफ़ी की ओर मुड़ गई थी। बार बार मैके जाना, मेरे साथ रहकर भी पूर्वतः साहचर्य की उष्मा ना दे पाना, और फिर मित्र की तरह रहने का प्रस्ताव, आखिर क्या है इन सब का अर्थ? ये बातें ऐसी ही हैं या सा अभिप्राय? ये प्रश्न मेरा मन अपने से करने लगा था, किंतु खुलकर महिमा से नहीं पूछता था। डरता था कि कहीं उसकी कोई दुखती रग न छूट जाए, किसी प्रकार वह दुखी ना हो जाए, मेरे किसी कार्य से मेरे प्रति खिंचाव ना आ जाए। इसी मानसिकता से मैं एक दिन गुरुजी के यहाँ चला आया। वैसे जाता तो रहता ही था। इस बार मुझे देखकर गुरुजी बोले, क्या बात है वैभव, तुम कुछ प्रसन्न नजर नहीं आ रहे हो? सब ठीक तो है? सब ठीक है गुरुजी, कोई खास बात नहीं। अरे कोई खास बात नहीं तो आम बात ही सही, पर कुछ है तो जरूर। मैं कुछ नहीं बोला, इधर उधर की बातें करने लगा। मुझे लगा कि मैं जिस बात करने के लिए आया हूँ वह नहीं कर रहा हूँ, और वह जो कहे जा रहा हूँ उसके लिए आया नहीं। महिमा भी आई थी, वह भी तुम्हारी तरह अन्यमनस्क थी। मैं चौंका। लगा कि गुरुजी को मेरी समस्या की आहट मिल गई। मैं चुप रहा और गुरुजी स्वयं बोलते गए। अपने तथा महिमा के बीच वह संवाद सुना गए। आओ महिमा, बहुत दिनों बाद आई, तुम्हारी बहुत याद आती थी। हाँ गुरुजी,
मुझे भी बहुत दिनों से दर्शन करने की इच्छा थी, लेकिन आप जानते ही हैं शादी के बाद की जिंदगी में 100 तरह की समस्याएं आ जाती हैं। हाँ, यह तो है, मगर तुम्हारे जीवन में आईएएस है, सुंदर है, सुशील है और तुम भी सुयोग्य है। तुम दोनों में शिक्षा, दीक्षा, सौंदर्य और कलात्मक रुचि की इतनी अच्छी लय, आर्थिक दृष्टि से संपन्न, फिर 100 समस्याएं कहाँ से आ गई? अभी संतान भी नहीं हुई कि उसी को लेकर सुख दुख के अनेक क्रियाकलाप तुम्हें घिरे रहे। मैं हंस पड़ा और लगा कि वह भी मेरी हंसी में अपनी हंसी मिला रही है, परंतु वास्तव में वह गंभीर थी। गुरुजी, समस्याओं का दायरा क्या केवल इतना ही होता है जितना आपने बताया? अरे भाई, समस्याओं का तो अंत नहीं, विशेषतया मानसिक समस्याओं का। लेकिन मानसिक समस्याएं भी तो बाहरी परिस्थितियों के दबाव से ही पैदा होती हैं और बनती बिगड़ती रहती हैं। अब एक दंपत्ति के लिए जो खास बात देखनी होती है वह यही है कि दोनों में शारीरिक और मानसिक मेल हो, आर्थिक अभाव के दंश के पीड़ित ना हो। बाकी चीजें तो बाद में आती हैं। गुरुजी, आप ठीक कहते हैं, फिर भी कुछ समस्या ऐसी हैं जो इनके बावजूद पैदा हो जाती हैं। बाहर से सब कुछ ठीक ठाक दिखने के बावजूद वे कहीं से पैदा हो ही जाती है और ऐसी अरूप होती है कि ना अपनी पकड़ में आती हैं और ना किसी को समझाई जा सकती हैं। वे मन का ऐसा एकांत पक्ष होती हैं कि उन्हें सुलझाने में परिस्थितिगत यथार्थ सिर पटक पटक कर लहुलान हो जाता है। मैं कुछ बोला नहीं, चुपचाप उसे देखता रहा। वह स्वयं ही अपनी समस्या का कोई संकेत दे, किंतु वह भी चुप रही और एकाएक उठी, प्रणाम करके चली गई। मैं मुस्कुरा पड़ा। गुरुजी ने मेरी मुस्कुराहट में कुछ और देखा, तभी तो बोले, कुछ कहो वैभव, यदि कह सको तो। क्या कहूँ गुरुजी? लगता है महिमा मुझसे कुछ ठंडापन अनुभव करने लगी है। तुमने कुछ अप्रिय व्यवहार किया है? नहीं गुरुजी, वह तो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारे। मुझे तो गर्व है कि महिमा जैसी सुरुचिपूर्ण और कलाकार पत्नी मिली है। वह जो चाहती है उसे पूरा होता देखना चाहता हूँ। तो यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, परंतु कोई उत्तर नहीं मिल रहा। गुरुजी को सोच में पड़ गए। अच्छा गुरुजी, चलता हूँ। मैं गुरुजी को सोच में ही छोड़कर चला आया। एक दिन फिर मैं बहुत प्रसन्न स्थिति में महिमा के साथ बैठा था तो उसने वही बात दोहरा दी। क्या हम लोग मित्र की तरह नहीं रह सकते? इस बार उसने भूमिका नहीं बनाई, सीधे मेरी आंख में आंख डालकर पूछा, जैसे यह सवाल सब कुछ तोड़ ताड़ कर बरबस फूट पड़ा हो। और मैं कई बार इस सवाल का सामना करते करते समझ गया था कि वह इस वाक्य के माध्यम से कुछ कहना चाहती है। फिर भी मैंने अपना वही उत्तर दोहरा दिया। महिमा, मैं कई बार कह चुका हूँ कि हम पति पत्नी होते हुए भी मित्र हैं। नहीं, मैं केवल और केवल मित्र के रूप में रहने की बात कर रही हूँ। यानी हम साथ रहेंगे, किंतु पति पत्नी के रूप में नहीं, मित्र के रूप में। यदि हम साथ रहेंगे तो पति पत्नी होने से कैसे वंचित रह सकते हैं? रह सकते हैं। दुनिया की नज़रों में हम पति पत्नी रहेंगे, किंतु अपनी नज़रों में हम दो मित्र रहेंगे। मैं बुरी तरह चौंक गया। भीतर एक गहरा डर समा गया। क्या करना चाहती है वह औरत? लेकिन चीज़ों के को मजाक में लेते हुए मैंने हंसकर पूछा, क्यों, मैं इतना बुरा पति हूँ? नहीं वैभव, ऐसा नहीं है। तुम्हारे जैसे पति तो भाग्य से ही मिलते हैं, और तुम्हारी जैसी उदारता और शिष्टता तो पतियों में दुर्लभ है। फिर भी मेरी विवशता है कि मैं तुम्हारी पत्नी बनकर नहीं रह सकती। आर यू सीरियस महिमा? यस वैभव, आई एम क्वाइट सीरियस। मगर ऐसा क्यों? है कोई कारण? बताओगी नहीं? बता दूंगी, मगर कब? जब ठीक समझूंगी। लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता महिमा। तो मैं तुमसे अलग कहाँ हो रही हूँ? रहूंगी तो तुम्हारे साथ ही, मगर मैं तुम्हारे साथ केवल मित्र बनकर नहीं रह सकता। यह कौन सा रहना हुआ? और महिमा तुम यदि इतना बड़ा निर्णय लेने में संकोच नहीं कर रही हो तो उसका कारण बताने में क्या संकोच? तुम निर्भीक हो, और दूसरी ओर तुम्हें मेरी शराफत पर विश्वास भी है। कह दो जो कहना है। तुम्हारी अप्रिय से अप्रिय बात इस रहस्यमय मौन से कम ही दुखद होगी। महिमा कुछ देर चुप रही, शायद इस ऊहापोह में रही कि कहे कि नहीं कहे। फिर मैंने जैसे सारा साहस बटोरकर उसने अपनी बात मेरे सिर पर दे मारी। बात यह है वैभव, मैं किसी दूसरे से प्यार करती हूँ। अभी शुरू हुआ है क्या? नहीं, बहुत पहले से। हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे, तभी से हम दोनों एक दूसरे को चाहते रहे। फिर मुझसे विवाह क्यों किया? वह चुप रही, जैसे कोई उत्तर ढूंढ रही थी। तुम्हें साहस की कमी तो नहीं? फिर क्यों नहीं मेरे साथ होने वाले संबंध को ठुकरा दिया? वह फिर भी चुप रही। बोलती क्यों नहीं महिमा? उसने सिर उठाया और मेरी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, क्योंकि वह शहर से जा चुका था और वह विवाहित भी हो चुका था। मैंने उसे भुला दिया, और जब तुम्हारी शादी का प्रस्ताव आया तो शादी ना करने का कोई सवाल मन में पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन
लेकिन क्या, वह फिर इस शहर में आ गया और मिलते ही हम दोनों के भीतर छिपा हुआ प्रेम जोर मारने लगा। हम विवश होते गए और लगा कि हम ही एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम्हारी शिष्टता, तुम्हारी सज्जनता, तुम्हारा प्यार कितनी बार मेरे इस आवेग के रास्ते में आया। मैं इस आवेग को दमित कर तुम्हारी दासी बनी रहने की कोशिश करती रही, किंतु किंतु इस आवेग के आगे हार मान बैठी वैभव। किंतु वह तो विवाहित है। हाँ, जैसे मैं हूँ, तभी तो उसके साथ नहीं रह सकती, और तभी तो तुम्हारे साथ मित्र के तरह रहने का अनुनय कर रही हूँ। तुम जैसे शरीफ इंसान से झूठ बोलते रहना, छल करते रहना मैं बहुत बड़ा पाप समझती हूँ वैभव। इसलिए सब कुछ साफ साफ कह देना ही उचित है। यानी मेरा घर तुम्हारे लिए एक सराय है। अजीब बात यह है ना कि तुम वास्तविक पत्नी बनी रहो किसी और की, और कहा मेरी पत्नी। मैं मित्र बनकर अपनी पत्नी को, अपनी रकीब को पेश करता रहूं। ना जाने कितना कटु भाव, कितना क्रोध अपने ऊपर, कितना धिक्कार भाव मन में आया, किंतु मैं चुप रहा। वही मजबूरी की महिमा को मैं खोना नहीं चाहता था, उसी मजबूरी ने रोक रखा। नहीं तो उत्तर तो यही था कि वहीं अपने यार के पास चली जाओ, यहाँ तुम्हारा क्या रखा है। मगर वह सचमुच चली गई तो क्या वह चैन से रह पाएगा। एक दिन फिर गुरुजी के पास पहुंचा और धीरे धीरे इस नए यथार्थ का संकेत देकर पूछा, गुरुजी, आपने हमारी जन्म पत्रिका मिलाई थी और हमारे सुंदर भविष्य का वाचन किया था। एक बार फिर भविष्य देखिए। गुरुजी गुस्से में आ गए, बोले, तुम इतने अच्छे क्यों वैभव। कहाँ अच्छा हो गुरुजी, और मेरे अच्छा होने से इस बात का क्या संबंध है वैभव। है, मैं किसी का भविष्य बांच सकता हूँ, बना नहीं सकता। तुम्हारा और महिमा का भविष्य बांचा था, अच्छा था, किंतु जब तुम में से कोई भी तूल जाएगा और बिगाड़ने पर दूसरा निष्क्रिय हो जाएगा तो भविष्य कैसे बनेगा। मैं समझा नहीं गुरुजी, इसमें समझना क्या है। महिमा जो कुछ कर रही है उसके लिए तुम्हारा इतना अच्छा होना ही तो उत्तरदायी है। मैं उसे जानता हूँ, अच्छी लड़की थी, किंतु किसी के चरित्र का विकास कैसे होगा, किधर होगा, इसे कोई नहीं जान सकता। वह जो कुछ कर रही है इसका अनुमान ना तुम्हें था ना मुझे, लेकिन तुम अपनी परम उदारता से छूट देकर उसके इस नए व्यवहार को शह देते गए। क्या तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आया। क्या कभी उसके इस व्यवहार का प्रतिरोध करने का तुम्हारा मन नहीं हुआ। क्या कभी तुमने दो टूक जवाब नहीं मांगा। मैं चुप रहा। वे बोले, तुम उसे इतना प्रेम करती हो कि तो तुम्हें अपने अधिकार का प्रयोग भी करना चाहिए, अपने से अधिक उसके भले के लिए। महिमा जिस रास्ते पर जा रही है, क्या वह रास्ता उसे एक दिन असुख और अशांति के अंधेरे में नहीं छोड़ देगा। और भले के लिए तुम्हें उसे रोकना टोकना नहीं चाहिए। गुरुजी, आप ठीक कह रहे हैं, किंतु परंतु क्या। जाओ जाओ और अपना तथा महिमा का भविष्य बनाने का प्रयत्न करो। मैं चला आया था। प्रेम और विवेक दोनों मुझे महिमा से कटु होने से रोक रहे थे। कह चुका हूं ना कि महिमा मेरे लिए जाने क्या है कि उससे कटु हो ही नहीं पाता, और विवेक भी कह रहा था कि ऐसी स्थिति में अप्रिय कहासुनी तथा अधिकारों की टकराहटे हमें सदा के लिए विच्छेद की ओर ले जाएंगी। गुरुजी यह बात नहीं समझ पा रहे थे। वे दृष्टा हैं, मैं भोक्ता हूँ। वे तटस्थ भाव से दो टूक फैसला कर सकते हैं, किंतु मैं। इसलिए मैंने शहर छोड़ने का निश्चय किया, तबादले के लिए प्रयत्न किया, किंतु यह तबादला भी हमारी समस्या सुलझा नहीं सका। मैं इस शहर में महिमा को छोड़कर जा रहा हूँ। अभी तक तो वह मेरी पत्नी है ही, चाहे किसी रूप में हो सकता है कल मेरी ना रहे, और हो सकता है कि वह एकदम लौट आए। अभी तक संबंधों का द्वार खुला हुआ। जाने से पहले गुरुजी के यहाँ गया। वे कोई जन्मपत्री बनाने में मगन थे। उनके चेहरे पर प्रसन्नता की दीप्ति थी। मैं जाकर खड़ा हो गया। उन्होंने अपने आप कहा, वाह क्या भाग्य रेखा है। प्रणाम गुरुजी। अरे वैभव तुम। हाँ गुरुजी, शहर छोड़कर जा रहा हूँ, मेरा तबादला हो गया। आप महिमा की खोज खबर लेते रहिएगा। क्यों, वह नहीं जा रही। मैंने सारी बात बता दी। वे कुछ देर तक गंभीर मौन में डूबे रहे, फिर एकाएक उस जन्मपत्री को फाड़ डाला। यह क्या किया गुरुजी। नहीं, अब किसी की जन्मपत्री नहीं बनाऊंगा, ना मिलाऊंगा। तुम लोगों की जन्मपत्रियां तो मैंने ही मिलाई थी ना। मैं कुछ देर तक स्तब्ध बैठा रहा, फिर उठकर चला आया।